हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पवन सीरीज हो जाता है उसका सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, उसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे जो कि पार्ट सेकेंड है। इससे पहले की वीडियोस में पार्ट फर्स्ट ये कंप्लीट किया और जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज है उसको कंप्लीट किया। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और तैयारी को अपनी बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, वाक्य के खंड कीजिए। तो वाक्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाता है उद्देश्य और दूसरा हो जाता है विधेय में खंडित किया जा सकता है। यानी उद्देश्य में खंडित किया जा सकता है प्लस विधेय में खंडित किया जा सकता है। अब इसे समझ लेते हैं कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो उद्देश्य जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे एक होता है कि ये उद्देश्य क्या, यानी आपका आप जो वर्क कर रहे हैं इसका आपका उद्देश्य क्या होता है, तो वो हो जाता है एम, वो उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पे जो उद्देश्य की बात की जा रही है वो आपका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा हो। और आपका विधेय क्या हो जाता है? तो विधेय आपका प्रेडिकेट हो जाता है। तो इसको समझ लेते हैं। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी जो सब्जेक्ट है उसी के लिए तो कुछ कहा जाता है और उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, यानी उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो विधेय होता है और जो उद्देश्य होता है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विधेय किसे कहते हैं। अब यहाँ पे भी विधेय के बारे में बताया गया है, तो जान लेते हैं। विधेय उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं। अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। उदाहरणार्थ, जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया। अब ऊपर के वाक्य में क्या है? जीवन के मित्र ने उद्देश्य है, क्योंकि जीवन के मित्र ने क्या है तो ये उद्देश्य हो जाता है, यानी ये सब्जेक्ट है। और मुझे एक सुंदर पेन दिया, ये विधेय हो जाता है। आज्ञावाचक वाक्य को समझाए। जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, बसंत, तुम कक्षा से बाहर चले जाओ। यानी यहाँ पे बसंत एक नाम है किसी बच्चे का और उनसे जो अध्यापक है वो क्या कह रहे हैं? तुम कक्षा से बाहर चले जाओ। यहाँ पे आज्ञा दी गई है। अब आप बैठ सकते हैं, ये अनुमति दी गई है। तो यहाँ पे ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाते हैं। इसके उदाहरण, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसमें समझ लेते हैं 11 स्वर के वर्ण होते हैं। अगर स्वर की बात की जाए तो कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो छोटा आ हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है, छोटी ई हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ये सब क्या हो जाते हैं? तो ये स्वर हो जाते हैं। ए, आए, ओ, आओ, ये सब आपके क्या हैं? तो स्वर हैं। और ऋण जो आपका हो जाता है वो आधा स्वर यानी अर्ध स्वर माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ध स्वर आप छाटिए और वहां पे ऋण है तो उसको क्या है? वो अर्ध स्वर आपका है। ऋण क्या है? तो अर्ध स्वर है, लेकिन इसको रखा किस में गया है ये भी समझ लेते हैं। ये आपका अर्ध स्वर तो है, लेकिन इसको शामिल किस में किया गया है? तो इसको शामिल स्वर में किया गया है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। व्यंजन की बात कर लेते हैं। तो व्यंजन वर्ण का प्रयोग वैसी ध्वनियों के लिए किया जाता है जिनके उच्चारण के लिए किसी स्वर की जरूरत होती है, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, या इस तरह से ये क्या हो जाते हैं? ये आपके व्यंजन हो जाते हैं। और ये किनकी मदद से बोले जाते हैं? तो ये स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि को समझ लेते हैं। हिंदी भाषा में ध्वनि शब्द का अर्थ सीमित है। यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से है जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं।
ध्वनि के प्रकार बताएं। ध्वनि के प्रकार स्पष्ट करने के लिए ध्वनि उत्पादक अवयवों को जानना आवश्यक है, जो निम्न है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा तथा नासिका। यानी कंठ, जो शब्द कंठ से निकल रहे हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ये सब क्या है? ये कंठ से निकल रहे हैं, इसलिए इनको कंठ कहते हैं। दंत, ता, था, दा, धा, ये क्या हो जाते हैं? तो दंत हो जाते हैं। नासिका की बात की जाए तो जैसे जो वो नाक से निकले, जैसे अनुनासिक, अनुस्वार, चंद्र की बिंदी, अंक की बिंदी, ये क्या है? ये सारे नासिका में आते हैं। तो इस तरह से इन सभी पे डिटेल में डिस्कस की गई है। तो आप लोग को ज़्यादा डिटेल की अगर आपको नीड है, जैसे कि और भी ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को जानना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें बताई गई हैं। बलाघात क्या है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियां आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। स्वराघात, सुर में उतार चढ़ाव होता रहता है। सुर उच्च, मध्य तथा निम्न हो सकता है। वास्तव में स्वर से तात्पर्य स्वर तंत्रियों से उत्पन्न उस सुर या आवाज से है जो कभी नीची, कभी ऊंची और कभी सम सुनाई पड़ती है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं? स्वराघात। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कभी क्या, कभी बहुत तेज, फिर थोड़ा स्लो हो जाते हैं, फिर कभी मीडियम। तो इस तरह से क्या, ये स्वराघात होता है। यानी हम चीजों को बता रहे हैं, जैसा जहाँ पे चीजों को आपको बताना होता है उसी ढंग से तो चीजों को बताया जाता है। तो यही आपका क्या हो जाता है? तो स्वराघात हो जाता है। या यहाँ पे समझ लेते हैं, जो स्वर तंत्रियों के तनाव पर निर्भर होती है, क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तब उच्च स्वर तथा जब कम तनाव होता है तब निम्न स्वर निकलता है और मध्यम तनाव होता है तब सम या मध्यम स्वर निकलता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान होता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहाँ होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये सब क्या हो जाते हैं? तो ये ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है। अनुनासिक स्वर क्या कहते हैं? जैसे अनुनासिक, इस पे भी डिटेल में डिस्कस किए, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों से कि देखिए अनुनासिक को आप समझेंगे कैसे। तो अनुनासिक में देखिए कितने ना हैं? अनुनासिक में 2 ना हैं, है ना? अनुनासिक में 2 ना है, इसलिए 2 बिंदु, एक चांद को मान लो बिंदु और एक ये बिंदु मान लो, ये अनुनासिक हो गया। अगर अनुस्वार की बात की जाए तो इसमें 1 बिंदु, यानी इसमें ना 1 है ना तो 1 बिंदु। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अनुनासिक चंद्र बिंदु और अनुस्वार अंकी बिंदु हो जाती है। यहाँ पे समझ लेते हैं, इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा भी बाहर निकलती है, यानी नाक से निकलती है। इसके लिए चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु आपका हो जाता है, का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर सुविधा के लिए स्थानाभाव के कारण चंद्र बिंदु के स्थान पर मात्र बिंदु ये लगा दिया जाता है ना? तो बिंदु ही लगा दिया जाता है, जैसे कहीं, मैं, है आदि। तो अनुनासिक से अर्थ में अंतर पड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये अनुनासिक हो जाता है और ये अनुस्वार हो जाता है। जैसे कहीं पे आपने लिखा चांद लिखा तो ये क्या है? अनुनासिक, ये जो ऊपर लगा हुआ है तो अनुनासिक। आपने लिखा 5, तो इस पे जो 5 पे ये जो लगा हुआ है चांद बना हुआ है तो ये क्या है? अनुनासिक। आपने लिखा अंत लिखा तो ये क्या है? ये अनुस्वार हो जाता है। प्रयत्न से आशय समझाइए। ध्वनियों के उच्चारण से होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। टा वर्ण में आने वाले वर्णों के नाम लिखे। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये किस में आते हैं? तो टा वर्ण में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त देखो नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब जुड़ना, 2 चीजें एक में जुड़ी है ना, तो ये संयुक्त हो जाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन
इनको बताना है जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ एक इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यथा क्षत्रिय वाला छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। अब इनको अगर अलग किया जाए कि ये किन किन के मेल से बने हुए हैं तो इसको समझ लेते हैं। आप लोगों के लिए जितनी बारी मैं बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट है उतना कम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जैसे आपका श्रा हो गया तो ये किसके मेल से बना है, तो का हलंत और पिछड़ी शा। और जैसा कि मैंने बताया था कि हलंत का मतलब क्या होता है, किसी चीज में लग जाता है, यानी किसी व्यंजन में लग जाता है तो वो आधा हो जाता है, उसको क्या मानते हैं, आधा। तो ये का हलंत प्लस पिछड़ी शा आपका हो जाता है। उसके बाद ये आपका त्रा है जो, तो त्रा देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ता रा, तो ये आपका हो जाता है ता और हलंत प्लस रा, तो ये त्रा हो जाता है। ज्ञा की बात की जाए तो ये किससे बना है, देखिए ये कुछ इस तरह से बना है, देखिए पहले ऐसे बना हुआ है, ऐसे तो बना है, फिर उसके बाद ऐसे। तो अगर इसको अलग किया जाए तो इतने तो बचा। तो यहाँ पे आप मतलब ये चीज हम ट्रिक आपको बता रहे हैं कि जिसमें आप कभी भूले ना। तो ये किसके मेल से बना है, तो जा, ऐसे तो बना है, पहले ऐसे बना है फिर उसमें ऐसे कर दिया गया, तो जा और प्लस किससे बना है, इया से, यानी ज्ञा। तो जा प्लस इया से ज्ञा बना हुआ है। और आपका श्रा हो जाता है तो ये नाम से ही पता चल रहा है, शा और रा से, है ना। लेकिन कौन वाले शा और रा तो एक है, लेकिन कौन वाले शा से बना है, तो जो आपका शरीफे वाला शा हो जाता है वो इसमें लगता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे देखिए दोनों जगह हलंत दे दिए होते हैं, कहीं कहीं पे क्या होता है हलंत नहीं लगा होता है। लेकिन आपके जो ऑप्शन आपको प्रोवाइड होते हैं, 4 ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं, तो आप लोग देखिएगा जिसमें नीचे हलंत लगा हो पहले वर्ड में और उसके बाद वर्ड हो। अगर ऐसा नहीं है और आपका यही आ रहा है, जैसे शा और रा 4 ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है और वहां पे हलंत नहीं लगा हुआ है, तब भी आपका यही सही होगा, ठीक है ना। और अगर जैसे 2 ऑप्शन में इस तरह से दे दिए हैं कि एक में हलंत लगाया और एक में हलंत नहीं लगाया, उस कंडीशन में आपका ये सही होगा। और अगर एक ही दिए हैं तो उस कंडीशन में ये सही होगा, है ना। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है मिसप्रिंट हो जाता है तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोग क्या है कि समझ के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। स्वर के भेद बताइए। स्वर के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार है। मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हो जाता है। संदेश से आशय स्पष्ट कीजिए। बालकों को उनके ज्ञानार्जन हेतु तथा व्यक्तित्व विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा कई प्रकार के संदेश समय समय पर दिए जाते हैं। ऐसे में इन संदेशों को सुनकर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह इन संदेशों का अनुपालन करते ही उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। नाटक शिक्षण क्या है, तो नाटक साहित्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अवस्था विशेष का अनुकरण करके आनंद लेना और दर्शक को आनंद प्रदान करना नाटक कहा जाता है। कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य बताएं, तो कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य समझ लेते हैं। छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना। किसका विकास करना, तो कल्पना शक्ति आपका हो जाता है, कल्पना शक्ति और बोध का विकास करना। किसका विकास करना, और बोध का विकास करना। सेकंड हो जाता है छात्रों को कविता पाठ सुनने योग्य बनाना। कविता शिक्षण का महत्व लिखिए। कविता मानव को रसपूर्ण तथा आनंद से परिपूर्ण कर देती है। कविता मानव हृदय को प्रभावित करती है। कविता बालकों में रागासात्मकता का विकास करती है या सृजनात्मक का भी विकास करती है। देखिए जब कविता बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों को बड़ा मजा आता है ना, वो बहुत ही अच्छे ढंग से कविता को पढ़ने का प्रयास करते हैं, सुनते भी हैं, तो बड़ा इंजॉय लेके सुनते हैं, है ना। तो यही चीज हो जाती है कि उनमें क्या होता है, कविता मानव को रसपूर्ण तथा आनंद से परिपूर्ण कर देती है, यानी कि बच्चे आनंद में हो जाते हैं। और कविता मानव हृदय को प्रभावित करती है। क्या करती है, तो प्रभावित करती है। अल्प विराम चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए चिन्ह कई तरह के होते हैं, जैसे अल्प विराम हो जाता है, अर्ध विराम हो जाता है, पूर्ण विराम हो जाता है, प्रश्न चिन्ह हो जाता है। बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिनको हमने डिटेल में बताया है। आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, यानी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं।
अल्प विराम को समझ लेते हैं। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा सा ठहरना, यानी देखिए एक ये चिन्ह होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण विराम, थोड़ा ज्यादा ठहरना। फिर उसके बाद इस तरह का चिन्ह होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका अर्ध विराम। तो इसमें पूर्ण विराम से आधा ठहरना, ये अर्ध विराम हो जाता है। लेकिन इससे भी कम ठहरना, जब इससे भी कम ठहरा जाता है तो इस तरह का चिन्ह होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो अल्प विराम, यानी थोड़ा सा ठहर कर बात को कहना। जैसे हम दो चीजें एक साथ कह रहे हैं तो उसमें बीच में थोड़ा सा स्पेस देते हैं ना, जैसे हमने कहा राम श्याम, क्या कहा, राम श्याम, तो ये हमने चिन्ह लगाया, यानी कि अल्प विराम लगाया। हमने कहा जैसे कोई और नाम लिया, जैसे सीता गीता, सीता गीता, तो इस चिन्ह का हमने यूज किया क्योंकि हम थोड़ा ठहरे। इसी तरह से हमने पेन, मेज, कलम, जैसे हम लोग क्या जब संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा तो क्या कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब व्यक्ति लिखते हैं ना, व्यक्त, तो फिर उसके बाद स्थान, इस तरह से तो लगाते हैं स्थान, फिर भाव, है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, अल्प विराम, यानी थोड़ा सा ठहरना। वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से कम समय रुकने के लिए किया जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तथा नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ये भी देखिए, प्रत्यय मतलब क्या होता है, प्रत्यय पा से शुरू होता है, प्रत्यय मतलब पीछे, और उपसर्ग देखिए आपका कैसे स्टार्ट होता है, तो उपसर्ग उ से, और इसको आप आ मान लें, इसको उ को आप आ मान लें, तो ये आपका आगे, अगर आगे कोई शब्द लगाया जाता है और नया शब्द बनता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। लेकिन पीछे कोई शब्द बनता है तो वो क्या कहलाता है, जब पीछे जोड़ा जाता है और कोई नया शब्द बन जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। निर्देशक चिन्ह का वर्णन कीजिए। तो निर्देशक चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग देश भी कहते हैं। और यथा विनोद ने पूछा आप कब आई, तो विनोद ने पूछा, इसके बाद आपने देश लगाया और आपने आगे का लिखा, तो इस तरह से इसका यूज भी करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निर्देशक चिन्ह को देश के रूप में प्रयोग किया जाता है। यथा विनोद ने पूछा आप कब आए, तो इसमें बीच में इस चिन्ह का यूज हो गया। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए। अब क्रमवाच्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता होती है, और क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, यानी खुद कर्म होता है, वहां क्या होता है, वहां क्रमवाच्य यानी कर्मवाच्य होता है। यानी रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई। इस तरह से आप बना सकते हैं। अर्धविराम को समझाएं। अर्धविराम, अब अर्धविराम का जो चिन्ह हो जाता है वो इस तरह से होता है, यानी पूर्ण विराम से आधा ठहरना अर्धविराम कहलाता है, और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा ठहरना वो भी अर्धविराम। आप इस तरह बोल लें या इस तरह बोल लें, जैसे परिभाषा है तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, प्लस आप दोनों तरह से भी लिख सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं कि अर्धविराम का मतलब ये होता है कि पूर्ण विराम से आधा ठहरना और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा ठहरना। फिर आप उसके एग्जाम्पल लिख दें। तो अर्धविराम को समझा है, वाक्य में पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, यथा विवेक, हिमालय, दिल्ली आदि। ये आपके देखिए अर्धविराम, यहाँ पे ये जो आपके एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे तो इन्होंने किसका यूज किया है, तो यहाँ पे आपके जो अल्प विराम है ये जो आपके दिए हैं, जैसे विवेक, हिमालय, दिल्ली, ये अल्प विराम है, लेकिन जो यहाँ पे किया जाता है ये यहाँ पे आपका अर्धविराम है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका अर्धविराम है और जो हिमालय, विवेक, दिल्ली ये आपका अल्प विराम है।
समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी समानार्थी यानी पर्यायवाची, है ना। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। उल्टा मतलब, है ना। विलोम का मतलब उल्टा ही तो होता है, जैसे छोटा तो बड़ा, ऊंचा तो नीचा, लड़का तो लड़की। तो इस तरह से आरोप, आर्य, आज तथा आशा के विलोम शब्द लिखिए। तो आरोप का हो जाता है प्रत्यारोप, और विलोम का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि विलोम या विपरीतार्थी यानी उल्टे लिखने होते हैं। तो आरोप का प्रत्यारोप, आर्य का मित्र, आज का कल और आशा का निराशा। उद्यान तथा बंदर के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची, है ना। तो उद्यान बाग भी कहते हैं, बगीचा भी कहते हैं और उपवन भी कहते हैं। बंदर को क्या कहते हैं? वानर भी कहते हैं, कपि भी कहते हैं और मरकट भी कहते हैं। श्रुतलेख के लाभ बताएं। श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना, है ना। श्रुतलेख शब्दों को किसी दूसरे के लिए लिखने के लिए जोर शोर से बोलना या पढ़ना। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप उसको लिख रहे हैं, ये क्या हुआ? ये श्रुतलेख है। मैं बोल रही हूँ ना और आप लिख रहे हैं, तो क्या है ये श्रुतलेख हो जाता है। श्रुतलेख के लाभ, विद्यार्थियों की श्रवण प्रक्रिया में सुधार होता है। वो तो है ही है कि जब आपकी सुनने की शक्ति अच्छी होगी, आप मन एकाग्रचित करेंगे, कोई चीज सुनेंगे, तभी तो आप उसे अच्छे से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज तो बहुत ही अच्छी है कि विद्यार्थियों की श्रवण प्रक्रिया में सुधार होता है। लेखन सामग्री का विभाजन कर सीख जाते हैं, यानी जो लेखन सामग्री है उसका विभाजन करना भी सीख जाते हैं। विराम चिन्ह आदि लगाना भी सीख जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है यहाँ पे ठहराव है, यहाँ पे आप बार बार बच्चे देखो पूछते नहीं है कि मैम या सर यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। बच्चे अपने आप से बोलेंगे पूर्ण विराम लगा दें, पूर्ण विराम यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे अर्धविराम लगेगा। जब दो नाम लिए जाते हैं उसके बीच में बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे अर्धविराम लगा दे, क्योंकि उनको आपने पहले से नॉलेज दे रखी है, उनको नॉलेज है। तो जब आप श्रुतलेख यानी इमला बोलेंगे तो बच्चों में सुधार होता चला जाता है। तो यही श्रुतलेख कहलाता है और इसके ये लाभ हो जाते हैं। शुद्ध, सुडौल एवं आकर्षक लेखन के अभ्यास हेतु किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो चित्र विधि हो जाती है। इस विधि में वर्ण से प्रभावित होने वाली वस्तु का चित्र बनाया जाता है। जैसे का के लिए कलम, गा के लिए गमला, घा के लिए घड़ा, पा के लिए पंखा, ता के लिए तराजू, चा के लिए चक्की आदि। इस प्रकार खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखाई जाती है। हिंदी के प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग चित्र उपलब्ध हैं। जैसे ही विद्यार्थी वर्ण लिखने में निपुण हो जाएगा तब उसे मात्रा लिखने की शिक्षा दी जा सकती है। अब देख लेते हैं सम संख्याएं लिखिए। सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? सम संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे आपका 2, ये क्या है? ये सम संख्या तो है, लेकिन सम विभाज्य संख्या है, क्योंकि ये इसको कोई और नहीं काट सकता, 2 को कोई और नहीं काट सकता। लेकिन यहाँ पे बहुत लेंदी नहीं जाएंगे, वो आपके मैथ के सब्जेक्ट में बहुत लेंदी जाना रहता है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सी बात पूछी गई है कि सम संख्याएं लिखिए। तो जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे आपका 4 है तो 2 से विभाजित हो गया, 6 2 से विभाजित हो गया, 18 है 2 से विभाजित हो गया। इस तरह से जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्याएं जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, विषम संख्या कहलाती है। अब देखिए आपका जो 1 है, ये ना तो सम है और ना ही विषम है। 3 आपका हो जाता है, ये 2 से विभाजित नहीं हो सकता। 5 है, ये भी 2 से विभाजित नहीं हो सकता। 13 है, ये भी 2 से विभाजित नहीं हो सकता। 11 है, ये भी 2 से विभाजित नहीं हो सकता। 17 है, ये भी 2 से विभाजित नहीं हो सकता। 19 है, ये भी 2 से विभाजित नहीं हो सकता। इस तरह ये सारे आपके विषम संख्याएं हो जाती हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्याएं इसको समझ लेते हैं जिनको हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या अपरिमेय संख्या किनको कहते हैं? जिनको हम अंश और हर के रूप में यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपका 5 हो गया, 7 हो गया, और आपका ये और भी आपके हो जाते हैं जैसे √2, इनको आप नहीं लिख सकते। √3 इनको भी आप नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाते हैं? ये अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। परिमेय संख्याओं की अगर बात कर लें तो परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं?
तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। वो संख्या क्या कहलाती है? वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका जो एग्जाम्पल दिए हैं कि 5/4 हो जाता है, और माइनस का 1/6 हो जाता है, और 2 सही 1/4 हो जाता है, और उसके बाद आपका कौन सा हो जाता है? जैसे आपका 7/1 हो जाता है, और 11/1 हो जाता है। इस तरह से ये क्या है? ये सारी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या पहले होता है प्राकृतिक संख्या। जब आप प्राकृतिक संख्या को समझेंगे तब आपकी समझ में पूर्ण संख्या आएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या तो किसको कहते हैं? तो जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इनफाइनाइट कितनी भी आप लिख सकते हैं, ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जब 0 जोड़ा गया, जब 0 कहते हैं 0 दिया मेरे भारत ने, तो वो जब 0 इसमें जुड़ा, जिस नंबर में आप 0 जोड़ दें, जैसे 1 में आपने 0 जोड़ दिया तो इसका मान कितना बढ़ गया? मान बढ़ गया, ये 10 हो गया, 10 गुना बढ़ जाता है। 20 में आपने 0 जोड़ दिया, इसका मान 10 गुना बढ़ गया, यानी सब में 10 गुना मान बढ़ जाता है। तो जब 0 लगाते हैं, तो जब 0 से स्टार्ट होती है तो कोई संख्या, तो उसको क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, 0 सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण 0 1 2, आप यहाँ पे कितने भी अंक लिख सकते हैं। जोड़ के अध्यापन में ध्यान देने हेतु महत्वपूर्ण तथ्य बताइए। जोड़ के अध्यापन में ध्यान रखने हेतु महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जोड़ के अध्ययन में प्राकृतिक वस्तुओं के रूपों को उदाहरण स्वरूप भी प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक जोड़ संबंधी तत्वों का पूर्ण ज्ञान अत्यंत जरूरी है। स्थानिक मूल्य के समुचित ज्ञान के बिना जोड़ की प्रक्रिया का उचित प्रकार से समझ आना मुश्किल होता है। जोड़ क्रिया को विभिन्न मनोरंजक विधियों की सहायता से सिखाना चाहिए। प्राथमिक जोड़ को सिखाने के लिए बच्चों को जोड़ संक्रिया से संबंधित उदाहरणों तथा दृष्टांतों का चित्र सहित अध्ययन कराना चाहिए। भाग क्या है? भाग का अर्थ होता है बंटवारा, जो बार बार घटाने की प्रक्रिया हो जाती है। अब भाग इसी तरह से तो आप लगाते हैं, जैसे 2 बहुत छोटा सा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत 2 पंजे 10, यानी आपने 5 लोगों में ये चीज़ बांट दी तो 2 हर जन पर आएंगे चीज़, इस तरह से हो जाता है। फिर है घटाना का अर्थ क्या है? किसी एक संख्या में दूसरी संख्या कम करना घटाना कहलाता है। जैसे आपने 6 में से 5 निकाल दिए तो कितना बचा? 1 बचा, तो ये आपका क्या हुआ? घटाना हुआ। गुणा को समझा है। जोड़ की आसान विधि गुणा होती है, क्योंकि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा का रूप ले लेती है। जैसे गुणा आपने किया, जैसे 5 6 और 3, इससे आपने गुणा किया तो 3 छक 18, 3 छक 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 5 15 और 1 16, इस तरह से आपका गुणा हो जाता है। एक अंक वाली संख्या से गुणा समझा है, तो एक अंक वाली संख्या से गुणा बिना हासिल करना, यानी बिना हासिल करे हुए गुणा आप समझाए तो 22 को 4 से गुणा करो। अब 22 को 4 से गुणा आप कर दीजिए तो 22 और 4, यहाँ पे गुणे का निशान लगा दीजिए तो 4 दूना 8 हो गया और 4 दूना 8 हो गया, यानी यहाँ पे 88 आंसर आ गया। यहाँ पे कोई हासिल नहीं लिया गया है। उसके बाद संख्या 10 को क्या कहते हैं? तो संख्या 10 को एक दहाई कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे इकाई दहाई, यहीं से तो स्टार्ट होती है ना। सबसे पहले आपका क्या होता है? इकाई होती है, फिर दहाई होती है, फिर सैकड़ा होता है, फिर इसी तरह से आपका होता चला जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से होता है ना। फिर 60 इकाई को क्या कहते हैं? तो 60 इकाई को 6 दहाई कहते हैं। देखिए इकाई आपकी 0 हो गई, जो दहाई है वो कितनी है? तो वो 6 ही तो है, तो 6 दहाई कहा जाता है। 80 में कितनी दहाई है? तो 80 में कितनी? देखिए 80 में आपकी तो 0 तो इकाई हो गई और ये आपका दहाई हो गया, तो आपका जो इकाई और दहाई यानी दहाई 8 हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए संख्या 80 में 8 दहाई हो जाती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसमें इसके बाद जब हम 10 लिखेंगे तो ये 2 अंक हो जाते हैं, लेकिन एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। क्या होती है? तो 9 होती है। उसके बाद इसी तरह से आप 99 पर आ जाएं तो
2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाती है। उसी तरह आप 3 अंक की संख्या 999 लिखिए, क्योंकि यही आपका सही आंसर है। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी जो 2 अंकों की हो जाती है वो 10, क्योंकि 10 ही तो देखिए 9 तो आपकी सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की हो गई। उसके तुरंत बाद आपका 10 आ गया। क्या आ गया? तुरंत बाद आपका 10 आ गया, यानी आपकी ये सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की हो जाती है। 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो 1 सैकड़े में 10 दहाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सैकड़ा ऐसे ही तो होता है ना, तो इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, यानी 2 दहाई हो गई आपकी यहाँ पे। फिर उसके बाद लेखन का अर्थ बताएं। मन के भाव विचारों के लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। जब अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं, लिख कर बताना चाहते हैं ना, तो वो लेखन ही तो कहलाता है। तो लेखन अपने भाव को क्या करते हैं? अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं, तो यही कहलाता है लेखन। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां आपकी हो जाती हैं। स्पर्श व्यंजन हो जाती हैं, और आपका देखिए यहाँ पे हो जाता है, क्या क्या हो जाता है? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं पहले। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतःकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो अंतःकरण के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन आपके या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ हो जाते हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों की बात करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन आपके कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजन को उच्चारित करते हुए मुख के किन्हीं 2 भाग, यानी मुख के किन्हीं 2 भागों को स्पर्श करने में वायु प्रवाह पूरी तरह से रोक दिए जाए, वो क्या कहलाते हैं? वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो आपका चा हो जाता है, छा हो जाता है, जा, टा और ठा, और भी हैं, यानी यहाँ पे आदि लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आ जाए स्पर्श व्यंजन के कुछ उदाहरण दीजिए, तो आप चा, छा, जा, टा, ठा ये दे सकते हैं। उसके बाद आपका बचा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है। जैसे आप शा बोले तो कैसा, देखिए मुख से गर्म वायु निकल रही है ना। आप पिछड़ी शा बोले तब भी निकल रही है, सा बोले तब भी देखिए गर्म वायु निकल रही है। तो ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। और इनके उच्चारण में क्या होता है? जो सांस होती है वो उसकी प्रबलता रहती है। जैसे शा, सा, हा, तो ये सब क्या है? वायु भी निकल रही है और श्वास की प्रबलता भी रहती है। तो आप एग्जाम्पल तो आप जान ही गए, लेकिन फिर से हम लिखे देते हैं। आपका पिछड़ी शाह हो जाता है, शाह हो जाता है, ये देखिए बड़ा शाह हो गया, ये पिछड़ी शाह हो गया, ये छोटा सा यानी सपेरे वाला सा हो गया, और ये हा से हल वाला हा हो गया। तो इस तरह से ये सब क्या हो जाते हैं? तो ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी चीज़ में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। क्वेश्चन है आयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। तो आयोगवाह के 3 प्रकार हो जाते हैं आपके, देखिए अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो अनुस्वार की बात कर लेते हैं और अनुनासिक के साथ में बात करेंगे, क्योंकि इसको साथ में जब समझाते हैं तो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता है। तो अनुस्वार, अनुस्वार में कितने ना हैं? तो अनुस्वार में जो ना हैं तो वो आपके हो जाते हैं, वो आपका 1 हो जाता है। अनुस्वार में 1 ना होता है, तो 1 ना की जगह पे आप एक बिंदी लगाएं। और अनुनासिक में देखिए 1 और 2, ये 2 ना है, तो यहाँ पे आप चंद्र बिंदु लगाएं, यानी 1 इसको मान लें, 1 इसको मान लें, तो ये आपका अनुनासिक हो जाता है। और विसर्ग की अगर बात करें तो महाप्राण सूचक एक स्वर होता है ये। जैसे रामः, प्रातः, संभवतः। देखिए रामः आप कैसे लिखते हैं? तो रामः यही तो होता है, प्रातः, प्रातः, और संभवतः तो संभवतः,
इसमें देखिए विसर्ग इस तरह से आपने लगा दिए, यानी कहने का मतलब ये जो दो डॉट हैं इस तरह से ये आपके विसर्ग कहलाते हैं और ये महाप्राण सूचक एक स्वर है ये। और अगर इसकी देखिए यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक का उदाहरण देख लेते हैं तो अनुस्वार का आपका जैसे अंत, अंत, कंगन, कंगन हो गया ना, तो ये सब क्या है, ये आपके अनुस्वार है। अनुनासिक में आपका हो जाता है, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, अनुनासिक में आपका हो जाता है जैसे 5 और आपका हो जाता है चांद और आपका क्या हो जाता है 5 हो जाता है, चांद हो जाता है। इस तरह से ये सारे वर्ड हो जाते हैं। आप अच्छे से इसको कर सकते हैं विद एग्जाम्पल। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, यानी जिन शब्दों का रूप क्या होता है, बदलता रहता है। क्या होता रहता है? तो बदलता रहता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं, हमें, मुझे, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हो जाते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। तो ह्रस्व स्वर के आधार पर हिंदी ध्वनियाँ आपकी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऋण। और अभी जैसे कि हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो ऋण क्या है, तो अर्ध स्वर हो जाता है, ये अर्ध स्वर भी हो जाता है। लेकिन इसको किस में रखा गया, तो इसको स्वर में रखा गया और ह्रस्व स्वर में। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये ह्रस्व स्वर में आता है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखिए, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक मात्रा का समय जिसमें लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और एग्जाम्पल में छोटा, छोटी, छोटो, ऋण ये आप लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।